नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है पवित्रता। उस दिन मैं उन्हें एयरपोर्ट पर सी ऑफ करके वापस अपने फ्लैट पर आई। एयरपोर्ट पे ही मुझसे विदा लेते वक्त उन्होंने मुझे ये बताकर चौंका दिया था कि मैंने तकिए के नीचे एक चिट्ठी रख छोड़ी है, उसे जाकर तुरंत पढ़ लेना। मुझे बेडरूम में तकिए के नीचे से एक चिट्ठी मिल गई। चिट्ठी पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में भूचाल सा आ गया। सारा जिस्म थर थर कांपने लगा। दिल और दिमाग का कोई भी हिस्सा यह मानने को कदापि तैयार नहीं हो रहा था कि एक पुरुष अपना पौरुष साबित करने के लिए इस तरह तक भी जा सकता है। पर जो कुछ उन्होंने लिखा था वो तो अक्षरशः सत्य ही था, और इसकी पुष्टि के लिए मैं पुनः चिट्ठी पढ़ने लगी। लिखा था, प्यारी पारुल, कहने को तो मैं बिजनेस के सिलसिले में 20 दिनों के लिए वियतनाम जा रहा हूँ, पर सच्चाई यह है कि मैं तुमसे जानबूझकर अलग हो रहा हूँ। संभवत सच्चाई से अवगत होने के बाद तुम्हारी कोमल भावनाओं को ठेस पहुँचे, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपने मन मस्तिष्क को मजबूत करना होगा। पारुल, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे नामर्द या तुम्हें बांझ कहे, और ये तभी संभव है जब तुम माँ बन जाओ। जैसा कि तुम्हारे चेकअप से स्पष्ट हो चुका है कि तुम में कोई कमी नहीं है, तो जाहिर है कि कमी मुझ में है। तुम माँ बनने में सक्षम हो, पर मैं पिता बनने में नहीं। मैंने सुना है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी परिस्थितियों में पति के भाई या मित्र का भी सहारा लिया जा सकता है, और इसमें कोई पाप नहीं। इसलिए तुम्हें भी मजबूरीवश ये कठोर कदम उठाना होगा। जैसा कि तुम जानती ही हो कि आज शाम की गाड़ी से मेरा छोटा भाई राज ग्रेजुएशन की परीक्षा देकर 20 दिनों के लिए घूमने यहाँ पुणे हमारे पास आ रहा है। ऐसे में तुम्हें माँ बनने के लिए राज का ही सहारा लेना होगा। निसंदेह ये कदम आसान नहीं, पर इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं। वैसे यदि तुम राज से गर्भवती हुई भी तो किसी को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो हमने लोगों को यही बता रखा है कि हम अभी बच्चा नहीं चाहते। अब राज को तुम कैसे तैयार करोगी, ये तुम्हारा काम है। वैसे ये कोई मुश्किल काम भी नहीं, क्योंकि तुम काफी खूबसूरत हो, राज भी जवान है, उस पर तुम दोनों पहले से ही काफी बेतकल्लुफ हो। इसके अलावा अवसर व एकांत सब कुछ तुम दोनों के पक्ष में रहेगा। चिट्ठी पढ़कर तुरंत फाड़ देना। तुम्हारा नवीन। मैंने क्रोध में चिट्ठी को टुकड़ों में बदलकर प्लश के हवाले कर दिया। फिर किसी कटे हुए वृक्ष की भांति दीवान पर गिरकर बिखर गई। मन मस्तिष्क में विचारों की तीव्र आंधियां चलने लगी। आखिर उन्होंने ये सोच कैसे लिया कि मैं इस कठोर कदम के लिए तैयार हो जाऊंगी? कहीं ये कोई चाल तो नहीं चल रहे? हो सकता है ये मुझे इस तरह चरित्रहीन साबित करके मुझसे अलग होना चाहते हो, पर ये ऐसा क्यों करेंगे जबकि कमी संभवत इन्हीं में है? और फिर ये मुझ पर पूरी तरह जान भी छिड़कते हैं। पर क्या इस कठोर कदम में मैं स्वयं अपनी ही दृष्टि में नहीं गिर जाऊंगी? क्या ये सारी बातें भविष्य में हमारे दाम्पत्य पर प्रतिकूल असर नहीं डालेगी? पर यदि मुझे एक बांझ के रूप में नहीं जीना है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। पर क्या राज इस कदम के लिए तैयार हो जाएगा? और यदि इन 20 दिनों में हम दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या उन्हें विश्वास होगा? स्वयं से सवाल जवाब करते करते न जाने कब थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। जब आंख खुली तब मन मस्तिष्क ने अतीत के पन्नों को पलटना शुरू कर दिया। 4 साल पहले मेरी शादी जयपुर में नवीन से हुई थी। नवीन का पुणे में गारमेंट का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। शादी के बाद मैं कुछ महीनों तक जयपुर अपनी ससुराल में रही। फिर नवीन मुझे पुणे ले आए। उन्होंने पहले से ही वहाँ एक सुंदर फ्लैट ले रखा था। हमारी जिंदगी बड़े मजे से कटने लगी। हम दोनों कम से कम 2 साल तक कोई बच्चा नहीं चाहते थे। 2 साल का लंबा समय हंसी खुशी के साथ न जाने कब पर लगाकर उड़ गया। हमने देश विदेश के खूब सैर सपाटे किए। इस दौरान कभी कभी जब सास ससुर राज के साथ चले आते, तब वे हमसे एक पोता या पोती की इच्छा के बारे में जरूर बताते। राज से मेरी बहुत अच्छी बनती थी। वह मेरा देवर कम दोस्त ज्यादा हो गया था। 2 साल के बाद हम दोनों को भी एक बच्चे की इच्छा हुई, पर सारी इच्छाओं के बावजूद मैं और 1 साल तक गर्भवती नहीं हुई। तो हम दोनों चिंतित हो उठे। हमने आपस में विचार विमर्श किया और डॉक्टर के पास गए।
सबसे पहले मेरी जांच हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद भीतर चल रहे अंतर्द्वंद को संतुष्टि मिली कि मुझ में कोई भी कमी नहीं, अर्थात मैं मां बनने में सक्षम हूँ। जबकि नवीन चिंताग्रस्त हो उठे। उन्हें स्वयं पर संदेह हो गया। उन्होंने अपनी जांच कराने से साफ इनकार कर दिया और ये बात मुझे किसी को भी न बताने की सख्त हिदायत दी। उसके बाद नवीन गंभीर व परेशान रहने लगे। मैंने उन्हें एक बार समझाया भी कि आप अपनी भी जांच करा लें। यदि कोई कमी निकली तो उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन ये इस प्रकार तिलमिला उठे मानो मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। फिर मैंने इस संवेदनशील विषय पर उगारने का कभी दुस्साहस नहीं किया। धीरे धीरे हमारे जीवन संबंधों में मुर्दली सी छाने लगी। इसी तरह 1 साल और गुजर गया। अब तो जब भी कोई इनसे बच्चे के बारे में सवाल करता तो ये बौखला जाते, मानो इनकी चोरी पकड़ी गई हो। आखिरकार थक हार कर वे इस समस्या का हल ढूंढने में गंभीरता से लग गए। अचानक कॉल बेल बज उठी तो मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने राज को मुस्कुराते देख दिल जोरों से धड़कने लगा। नमस्ते भाभी। राज अंदर आकर दीवान पर बैठ गया। कैसी हो? भैया कैसे हैं? सब ठीक है। वे 20 दिनों के लिए आज ही वियतनाम गए हैं। भैया भी बिल्कुल बोले हैं। भाभी, अरे उन्हें तो मुझसे डरना चाहिए। सोचना चाहिए कि राज स्मार्ट है, फ्लर्टबाज है ना भाभी? राज हंसा तो मैं धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को हम दोनों घूमने निकल पड़े। फिर तो ये सिलसिला सा बन गया। देर रात तक हम पुणे घूमते, होटलों में डिनर लेते, फिर अपने अपने कमरे में आकर सो जाते। कभी कभी पल दो पल के लिए ही मेरा झुकाव राज की ओर होता, पर अगले पल ही मेरी अंतरात्मा मुझे झकझोर कर वापस खींच लाती। राज मेरे चंचल स्वभाव से भली भांति वाकिफ था, पर इस बार उसे मेरी खामोशी विचलित किए दे रही थी। कई बार वह इसका कारण चाहकर भी न जान सका, पर जब मेरी खामोशी उसके लिए असहनीय हो गई, तब उसने मुझे नवीन की कसम दे दी। मुझे उसे सच्चाई बतानी पड़ी। सब कुछ जानने के बाद उसके मस्तिष्क पर सन्नाटा छा गया। मैं मुंह फेर कर सिसकने लगी। अचानक राज के इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। इस बारे में तुमने क्या फैसला किया है? मैं क्या फैसला करूं? मैं तो इस वक्त उस दोराहे पर खड़ी हूं जहां से एक रास्ता गहरी खाई की ओर और दूसरा रास्ता अंधे कुएं की ओर जाता है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? एक तीसरा रास्ता भी है भाभी। आप दोनों चाहे तो अनाथालय से एक बच्चा गोद ले सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं चाहते। चाहती तो मैं भी नहीं। भाभी, तुम भैया को समझाओ कि वह तो चाहते हैं, वह बिल्कुल अनुचित है। इस कदम से तुम खुद अपनी ही नज़रों में गिर जाओगी और उन्हें भी आजीवन ये एहसास कचोटता रहेगा कि वे बच्चे के असली पिता नहीं हैं और माँ बनने के लिए तुमने किसी गैर पुरुष का सहारा लिया। भविष्य में ये बातें आप दोनों के दाम्पत्य को तबाह कर सकती है। इसलिए मेरी मानो तो आप दोनों किसी अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लो। वैसे मुझे इस बात का बहुत दुख है कि भैया ने मेरे और तुम्हारे बारे में इतनी घृणित बात कैसे सोच ली। काश उन्हें ये भी एहसास होता कि मैं तुम्हें सिर्फ भाभी नहीं, माँ समान भी समझता हूँ। राज के शब्दों ने मुझे गलानी वश पुनः रोने पर बाध्य कर दिया। धीरे धीरे 20 दिन गुजर गए। नवीन वियतनाम से लौट आए। उनके आने के 1 दिन बाद राज जयपुर लौट गया। राज के जाने के बाद हम सामान्य रूप से रहने लगे। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अवसर देखकर उस चिट्ठी के बारे में जिक्र करना चाहा कि वे जैसा लिखकर गए थे वैसा कुछ नहीं हुआ, पर ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। शायद इन्हें गलानी हो रही थी। अचानक अगले महीने मुझे एक दिन 2-3 उल्टियाँ हुई और कई बार जोरों से चक्कर आया। इन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलवा लिया। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने जो कुछ कहा उससे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई खुशियों भरा बम फट पड़ा हो। मैं गर्भवती थी। ऐसे समय पर गर्भवती होने का इत्तेफाक मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ये भी ऊपर से तो खुश दिख रहे थे, पर अंदर से संशय से गिरे हुए थे। मैंने उनके संशय को शीघ्र ही दूर कर देना ठीक समझा और एकांत मिलते ही इनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरे गर्भ में जो अंश है उसकी वजह कोई और है तो ये आपकी भूल है। इस अस्तित्व के जन्मदाता आप ही है। राज व मेरे दरमियान वैसा कुछ नहीं हुआ। और फिर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं मातृत्व सुख के लिए अपनी पवित्रता और पतिव्रता को दांव पर लगा सकती हूँ? भला तुम्हें सफाई देने की क्या जरूरत है?
इसके लिए तो तुम्हें मैंने स्वयं ही प्रेरित किया था। पर सच्चाई तो यही है कि मेरे गर्भ में पल रहा अस्तित्व आपका ही है और उसे अभी ही अस्तित्व में आना चाहिए, है ना? वे व्यंग्य से मुस्कुरा दिए। अच्छा इत्तेफाक है। हाँ, इस इत्तेफाक पर मुझे भी गौर आश्चर्य है, पर ये इत्तेफाक ही है और कुछ नहीं। बकवास कर रही हो तुम। अचानक इनका स्वर तेज हो गया। इस तरह तुम शायद ये साबित करना चाहती हो कि तुम गर्भवती होने के लिए कोई अनुचित कार्य नहीं किया, साथ ही मेरी कमी को जानते हुए भी उस पर जबरदस्ती पर्दा डालने का एहसान मुझ पर करना चाहती हो। मुझे दुख है कि आपके मन मस्तिष्क में हीन भावना घर कर गई है और ये सब उसी की उपज है। आपके मन में यह हीन भावना घर कर गई है कि आप अधूरे पुरुष हैं। इसमें गलत ही क्या है? अगर सक्षम होता तो क्या 2 साल कम होते, जिसके दौरान हमने लाख चाहा पर तुम गर्भवती नहीं हुई? आप ये क्यों बोलते हैं कि आपने कभी अपना चेकअप नहीं करवाया? हो सकता है हम दोनों की कुछ कमियां रही हो जो इन 2 वर्षों में स्वतः ही दूर हो गई हो, या पर ये इत्तेफाक कभी भी मेरे गले से नहीं उतर सकता। देखो पारू, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं तुम्हारे बच्चे को अपना ही नाम दूंगा। बस तुम ये मान लो कि इसका बाप मैं नहीं, राज है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगी तो मैं कभी इस बात का जिक्र तक नहीं करूंगा, पर जो असत्य है उसे मैं कैसे स्वीकार कर लूं? तुम तुम जबरदस्ती मुझे दोषी ठहरा रहे हो। नवीन हीन भावना से तुम्हारा विवेक खो गया है। मैं सतयुग की सीता तो नहीं जो अग्नि परीक्षा दे सकूं, पर सच्चाई क्या है ये तुम अपने भाई से भी पूछ सकते हो। इसकी जरूरत भी क्या है जब सच्चाई सामने है? उसके 20 दिन यहाँ रहने के बाद ही तुम गर्भवती हुई। कैसे भी बड़ा सबूत है कोई? वक्त गुजरने लगा। हमारे बीच ये विवाद तुल पकड़ता गया, जो दीमक की भांति हमारे दाम्पत्य को चाटने लगा। ये सब जब भी दफ्तर से आते अलग कमरे में जाकर सो जाते और मैं रात भर तन्हाई में करवटें बदलती रहती। सुबह ये देर से उठते और जल्दी ऑफिस के लिए रवाना हो जाते। डॉक्टर ने मुझे तनावग्रस्त रहने की बजाय खुश रहने की हिदायत दी थी ताकि बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, पर मैं तो दिन ब दिन अधिक तनावग्रस्त होती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। कैसे इनके दिलो दिमाग से हीन भावना और शक का जहर निकाला जा सकता है। धीरे धीरे जब इनकी बेरुखी की पीड़ा असहनीय हो गई, तब एक दिन इन्हें ऑफिस जाते वक्त मैंने रोक लिया। आखिर इस तरह कैसे और कब तक चलेगा? क्यों बेवजह मुझे और स्वयं को सजा दे रहे हो? क्या हो गया है आपको? क्यों अपने ही हाथों अपना बसा बसाया आशियाना उजाड़ना चाहते हो? ये कैसी हीन भावना है जो आपको अपनी ही वास्तविकता से दूर किए जा रही है? काफी देर तक मैं सिसकती रही और ये शून्य में निहारते रहे। फिर न जाने किस भावना से वशीभूत होकर इन्होंने मुझसे कहा, सुनो, तुम जयपुर चली जाओ। तुम्हें वैसे भी अब देखभाल की जरूरत है। वहाँ सभी लोग हैं। माँ सुनेंगी तो तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं देंगी। और आप यहाँ अकेले रहेंगे? मैं रह लूंगा। कहते कहते पुनः इनका स्वर भराया था। मैंने न चाहते हुए भी जयपुर आ गई। सास, ससुर, देवर, ननद सभी ने पलकों पर बिठाया। मैं जैसे सभी की आशाओं का दीप बन बैठी। राज ने मुझसे एक साथ कई सवाल कर डाले, जिसके जवाब में मुझे सब कुछ बताना पड़ा। सुनकर उसके कोमल हृदय को गहरी ठेस लगी थी। एक समय तो उसने मुझसे यहाँ तक कि कह दिया कि मैं भैया को सच्चाई बताकर रहूंगा, पर मैंने ही उसे मना कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे मातृत्व का सुख मिला। मेरा हृदय तृप्त हो गया, पर इनकी अनुपस्थिति हृदय के एक कोने में टीस बनकर चुभ रही थी। बच्चा बिल्कुल इन पर गया था। सास का कहना था कि जब ये पैदा हुए थे तब बिल्कुल ऐसे ही थे। मैं भी इस बात से काफी आश्वस्त थी, मानो वह मेरी पवित्रता का सबसे जीवंत परिचायक है। घर के लोगों ने फोन पर इन्हें ये खुशखबरी दी, पर ये बिजनेस का बहाना बनाकर नहीं आए। मैं रो पड़ी। मेरी पीड़ा राज से देखी नहीं गई, तो वह मुझसे इन्हें साथ लेकर आने का वादा कर पुणे रवाना हो गया। 2 दिन बाद जब वह आया तब वह अकेला और बिल्कुल टूटा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह मेरे समीप बैठकर रो पड़ा। भाभी न जाने वह कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैं पुणे गया था। न मैं पुणे आपके पास जाता, न भैया आपकी पवित्रता पर संदेह करते। भैया बहुत जिद्दी है भाभी, लेकिन मैंने भी उन्हें साफ साफ सब कुछ कह दिया। अगर उनमें जरा सी भी गैरत होगी तो वे आएंगे, जरूर आएंगे। 2 दिन बाद ही ये आ गए।
इनके आने की खबर से मेरा दिल एक बार की धड़क उठा था। जब ये मेरे कमरे में आए तो इनकी स्थिति देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। काफी कमजोर हो गए थे और चेहरे से बिल्कुल विचलित लग रहे थे। ये पालने में सोए बच्चे को काफी देर तक देखते रहे। इनके चेहरे पर कई रंग आते और चले जाते। फिर इनके चेहरे की उदासी मुस्कान में तब्दील होने लगी और बरबर से इन्होंने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। देखा नवीन बेटे, माँ जी ने पीछे से आते हुए कहा, मेरा पोता हूबहू तुम पर गया है। जब तू छोटा था तब बिल्कुल ऐसा था। इन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए चेहरा ऊपर उठाकर पलकें बींच ली। आंसुओं की 2 बूंद गालों पर छलक पड़ी। मेरे समीप बैठकर ये फपक उठे, पारू मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। हीन भावना का शिकार हो गया था मैं। पागल हो गया था जो तुम पे संदेह किया। काश मैं पहले ही अपनी जांच करा लेता, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। तुम्हारी जांच के बाद मुझे अपने आप पर संदेह हो गया था और ये यकीन भी कि मैं पिता बनने में असक्षम हूँ। लेकिन परसों मैंने अपनी जांच कराई तो पता चला कि मुझ में कोई कमी नहीं। डॉक्टर के अनुसार ऐसा कभी कभी हो जाता है कि पति पत्नी की इच्छा के बावजूद सालों साल कोई बच्चा नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं और इत्तेफाक भी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है पारू। एक बार माफ कर दो पारू। अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी गोद में सिर रखकर ये बच्चों की बातें बिलखने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।